हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धारा घनत्व क्या है और वैद्युत धारा का अनुगमन वेग से संबंध क्या है ना। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मेजरली थ्योरिकल टॉपिक पर, जिसमें हमने धारा समझा था और वैद्युत चालन के बारे में समझा था, जिसमें हमने ये कहा था कि जो धातुएं होती हैं उनमें जो वैद्युत चालन का प्रवाह होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, और गैसों और जो द्रवों में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो होता है धन तथा ऋण आयनों के द्वारा। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो रूम टेम्परेचर पर चालक होता है उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं, और वो रफ्तार भी ठीक ठाक थी। उसका वैल्यू था 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने सॉल्व करके भी दिखाया था। वी आर मिस बराबर रूट के अंदर 3kT/m, है ना। जिसमें क्या था, बोल्ट मान्यतांक था, बोल्ट मान्यतांक, और टी था रूम टेम्परेचर, और जो एम था वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, है ना। उसको हमने जब सॉल्व किया था तो आंसर आया था कुछ घात मुझे याद है 10⁵ के अप्रॉक्स में। तो वो उसका औसत ऊष्मीय वेग था, यानी ऊष्मीय वेग के कारण इलेक्ट्रॉन चालकों में जो फ्री होते हैं वो पागलों की तरह रेस लगाते रहते हैं, बट उनकी जो वजह से जो करंट आता है वो जीरो आता है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनको कोई प्रॉपर दिशा नहीं था, वो एक ही दिशा में नहीं चल रहे थे, वो चालकों में पूरी तरह से रैंडमली मोशन कर रहे थे, यादृच्छिक गति कर रहे थे, इसलिए इसमें कोई करंट नहीं आ रहा था। और आगे हमने आपको बताया था अगर हम क्या होगा यदि चालक को हम बैटरी से लगा दें। जब हमने बैटरी से चालक को लगाया था तो उसके अप्रॉक्स या उसके एंड सिरों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया था ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन थे वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट गति करना शुरू हो गए थे, और जबकि वो गति बहुत तेज नहीं थी, है ना। उस गति का जो अप्रॉक्स वैल्यू था 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड था, मतलब बहुत स्लो गति से चलते थे। और उस स्लो गति को हम कहते थे अपवाह वेग। क्या कहते थे? अपवाह वेग। और उस अपवाह वेग के कारण उस चालक में क्या बहने लगती थी? करंट। क्या बहने लगती थी? करंट। तो हमने करंट के बारे में तो पीछे जान ही लिया था। इस बार हम बात करेंगे धारा घनत्व के बारे में। किसके बारे में? धारा घनत्व के बारे में। तो बहुत गर्मी है, थोड़ा क्लास जल्दी शुरू कर रहे हैं, और आज थोड़ी लंबी क्लास नहीं करेंगे, है ना, मतलब 30-35 मिनट बहुत है। धारा घनत्व बोले तो इलेक्ट्रिक या करंट डेंसिटी। क्या? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर राशि। कैसी राशि? वेक्टर राशि। इसे जे से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? जे से। तो जे, और ये चूंकि वेक्टर राशि है तो इस पे क्या लगा देंगे? तीर। याद होगा आपको, ये वेक्टर है ना। जबकि धारा कैसी राशि है? अदिश बोलो चाहे टेंसर, है ना। अगर हम करंट की बात करें तो एक ऐसी राशि है, स्केलर बोलो या फिर क्या, टेंसर। कैसी राशि? टेंसर। बट अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो वो कैसी राशि है? वेक्टर, है। और वेक्टर राशि साथ में इसकी परिभाषा ये कहती है किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को, है ना, लंबवत गुजरने वाली धारा को उस पॉइंट पर या उस सतह के लिए, उस सरफेस के लिए क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी कहलाता है। मीन्स I/A। वेक्टर जे बराबर I/A, जिसमें ध्यान से देखो तो एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर जे बराबर I/A, है ना। तो इसका यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे तो यूनिट बोलो इसका क्या होगा? I क्या है? धारा। धारा का मतलब एम्पियर, और ए क्या है? एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कोई बुराई नहीं, यहां तक समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे विमा की, जिसको हम डायमेंशन बोलेंगे, है ना। एम्पियर की बोलो ए, मीटर की एल, मीटर पर स्क्वायर तो इस पर एल स्क्वायर, है ना। नीचे वाले अक्षरों को कहां देख लीजिए? ऊपर। एल स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा L-2 हो जाएगा ए। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो डायमेंशन और यूनिट है वो किसका? वेक्टर जे का। अगर बात करें आई की तो आई कैसी क्वांटिटी है? स्केलर बोलो चाहे टेंसर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो होता है बट ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए हम इसको काहे में रखते हैं? टेंसर में या तो स्केलर में। कोई समस्या तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब इसकी बात कर लेते हैं डायग्राम से समझने की, है ना। तो ये चीज आप नोट कर लेना यहां तक। अगर हम कहें ये कोई चालक है और इसमें ऐसे ऐसे करंट बह रहा है, खुपाच खुपाच, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया है। अब इसके अंदर हम एरिया ले लेते हैं। ये करंट है, ये क्या है? करंट है। अगर हम इसके अंदर एक सरफेस काटे, एक टुकड़ा काट लें, अनुप्रस्थ परिच्छेद सेक्शन एक काटे, सपोज कुछ ऐसे, है ना। तो वेक्टर जे कहां लिखेंगे? तो वेक्टर जे याद रखना हमेशा किसके डायरेक्शन में लिखा जाता है? आई के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में? आई के डायरेक्शन में।
और ये हमेशा क्या होता है, देखो यहाँ पे दो चीजें हमेशा याद रखनी है। जो वेक्टर जे होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होगा, एरिया के परपेंडिकुलर। बट अगर हम कहें एरिया वेक्टर के कैसे होगा, तो एरिया वेक्टर के ऑलवेज होता है पैरेलल। कैसे होगा, एरिया वेक्टर के पैरेलल, बट सरफेस के कैसे, परपेंडिकुलर। ये बात हमेशा याद रखनी है ना। तो ध्यान से, तो और इस सेक्शन को ऐसे काटो जैसे एरिया वेक्टर उधर है, एरिया वेक्टर उधर है ना। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर, इस एरिया के परपेंडिकुलर किसका डायरेक्शन होगा, जे का। किसका डायरेक्शन, जे का, जो ऑलवेज किसकी लाइन में होगा, आई की लाइन में। ये सवाल भी पूछा जाता है वेक्टर जी की डायरेक्शन किधर होती है, तो वेक्टर जे की डायरेक्शन किधर होती, आई की दिशा में। या सिंपली ये कहें, आपको याद होगा करंट बहती थी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीछे दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की गति कुछ ऐसे है, इस चालक में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ ऐसा है, यानी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा ही इलेक्ट्रॉन चलता था, है ना। तो करंट ऐसे बहना शुरू कर जाएगा, कोई बुराई नहीं है। तो वेक्टर जे का जो डायरेक्शन होता है वो आई की डायरेक्शन में, या दूसरा भी पॉइंट याद कर सकते हैं कि वेक्टर ई की डायरेक्शन में होता है। अच्छा, ये तो हमने एरिया को सिंपली ले लिया। अगर हम ये कहें कि एरिया करंट के साथ थीटा कोण पर है, अगर एरिया करंट के साथ थीटा कोण पर है, देन बोलो क्या लिखेंगे। तो इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये कहें कि एरिया जो हमारा है वो करंट के साथ थीटा कोण पर है ना। हमने कहा ये अपना कोई चालक है, ये काहे की दिशा, करंट की। किसकी दिशा, यानी इसमें ऐसे करंट बह रहा है। अगर हम कहें कि कोई एरिया वेक्टर कुछ ऐसे रखा हुआ है, एक सेक्शन हमने ऐसे काट लिया, ध्यान से देखो, तो ये करंट के साथ थीटा कोण पर है, करंट के साथ थीटा कोण पर, करंट के साथ थीटा कोण पर। अब बोलो इसका हम जे कैसे लिखेंगे, तो जे लिखने का तरीका क्या है, जे बराबर करंट अपान एरिया, करंट अपान एरिया। एरिया या तो परपेंडिकुलर लेना है, या तो अगर एरिया वेक्टर लिखना है तो फिर कैसा लेना है, करंट के पैरेलल। अगर आप एरिया वेक्टर लिखते हैं तो फिर लिखेंगे करंट के पैरेलल, है ना। ये रहे करंट। और अगर हम तुमसे कहें कि इसका जो एरिया है, या एरिया जो वेक्टर खुद है, क्योंकि एरिया वेक्टर खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो एरिया वेक्टर वो कुछ ऐसे है, आपको याद होगा। अरे सरफेस ऐसे है, समझ लो, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे, बट सरफेस यहाँ पर ऐसे, तो एरिया वेक्टर ऐसे, क्योंकि याद होगा आपको एरिया वेक्टर ऑलवेज जो ओपन सरफेस होते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। किधर लिया जाता है, परपेंडिकुलर। तो हमने सरफेस को ऐसे रखा तो एरिया वेक्टर तो ऐसे हो गया। अब एरिया वेक्टर का तुम्हें क्षैतिज घटक लेना है, किसकी लाइन में, आई की लाइन में। किसकी लाइन में, आई की लाइन में। तो आपको याद ही होगा, ये वाला बोलो कितना लिख दें, तो लिखेंगे वेक्टर ए कॉस थीटा, वेक्टर ए कॉस थीटा। देखो एरिया वेक्टर का पैरेलल लिया जाएगा और एरिया का परपेंडिकुलर लिया जाएगा, ये बात भूलनी नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो जे बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे, आई अपान ए कॉस थीटा, जे बराबर आई अपान ए कॉस थीटा, कोई बुराई नहीं है। आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, है ना। अभी भी ये यही लिखा है, कोई समस्या तो नहीं किसी को, समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया। यानी अगर जो एरिया है अपना वो अगर करंट के साथ किसी अन्य एंगल पर है तो याद रखना उसका हमेशा हम कौन सा घटक लेंगे, परपेंडिकुलर घटक। कौन सा घटक, परपेंडिकुलर घटक। और ये परपेंडिकुलर घटक और एरिया का कैसा घटक है, करंट के साथ पैरेलल। कैसा घटक है, पैरेलल। अगर तुम एरिया का परपेंडिकुलर लोगे देन भी यही आ जाएगा, क्योंकि आप ये वाला सेक्शन लेंगे तभी एक cos थीटा ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ये तो बात हो गई करंट डेंसिटी की। किसकी हो गई, करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी की परिभाषा कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी चालक के प्रत्येकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, से अभिलंबवत गुजरने वाली, ये ऐसे, तो इसका कंपोनेंट कौन सा वाला लिया जाएगा, ये जो करंट के साथ पैरेलल है, जो करंट के साथ एरिया वेक्टर पैरेलल है, तो इसका घटक कौन सा है, वेक्टर ए कॉस थीटा। तो वेक्टर ए कॉस थीटा ही लिया गया है, ठीक है ना। तो इसका मात्रक और विमा वगैरह तो निकाल ही चुके हम लोग पहले ही। और याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, है ना। दूसरी बात, एक बात और याद रखना है, देखो चालक से जो धारा गुजर रही है वो संपूर्ण चालक की प्रॉपर्टी है। जो करंट गुजर रही है वो टोटल चालक का गुण है, बट जो धारा घनत्व वो टोटल चालक का कैरेक्टर नहीं है, वो उसका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है, मतलब बहुत छोटी सी जगह का कैरेक्टर है। मीन्स वो संपूर्ण चालक का गुण नहीं है, ये बात ऑलवेज याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना टॉपिक विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध।
वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। आपको याद होगा करंट को हम I से लिखते हैं और अनुगमन वेग को Vd से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? Vd से। और याद करो इसका हमने फार्मूला पीछे बताया भी था कि हम इसे विल प्रूफ करेंगे और जो आएगा क्या, I बराबर NEAVD। क्या आएगा? I बराबर NEAVD। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो इसके लिए करते क्या है, चूंकि हमें ये वाला फार्मूला प्रूफ करना है तो इसके लिए एक चालक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चालक। ठीक। अच्छा, अगर हम इसमें बैटरी ना लगाएं, इसके सिरों पर बैटरी ना लगाएं, तो हम सभी जानते हैं इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रूम टेम्परेचर पर पागलों की तरह दौड़ रहे होंगे, बट उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसमें नेट करंट जीरो आएगा। नेट करंट जीरो आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो सभी दिशाओं में दौड़ रहे होंगे। बहुत सारे इधर खुपात से निकलेंगे, बहुत सारे इधर से निकलेंगे, बहुत सारे ऐसे जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जाएंगे, तो नेट करंट जीरो लाएंगे। कितना करंट? जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं। बट अगर हम इनके अप्रॉक्स एक बैटरी लगा दें, क्या लगा दें? बैटरी, है ना। एक हमने V वोल्टेज की बैटरी लगा दी, मींस V वोल्टेज की सप्लाई लगा दी, ये माइनस और ये प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद होगा इन चालक के सिरों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, प्लस टू माइनस। डायरेक्शन किधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? प्लस टू माइनस। तो हम जानते हैं इसमें है क्या, सब इलेक्ट्रॉन ही तो भरे हैं। इस चालक में क्या भरे पड़े हैं? सब इलेक्ट्रॉन ही तो भरे पड़े हैं। जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था, जब तक हमने सप्लाई को नहीं जोड़ा था, तब तक तो इसके इलेक्ट्रॉन किधर भी जा रहा था। बट अगर हमने जब इसके बीच इलेक्ट्रोपोटेंशियल लगा दिया, मींस विद्युत विभव लगा दिया, तो हम इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक लाइन में चलेंगे, ऐसा हम मान रहे हैं, है ना। ऐसा हम मान रहे हैं कि वो एक लाइन में चल रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। और किधर चलेंगे? आपको याद ही होगा कि वो चलेंगे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र पर जो के कारण जो इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा वो हमेशा ऋणावेश पर उल्टी दिशा में लगता है। और आपको याद ही होगा इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स आएगा वो, या इसकी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर चलना शुरू करेंगे? कुछ ऐसे। क्या सब ऐसे मूव करेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आया सभी को? जब तक हमने सप्लाई नहीं लगाई थी तब तक ये पागलों की तरह दौड़े जा रहे थे, बट जैसे ही हमने सप्लाई लगाई ना, तो ये फिर एक लाइन में चलने लगे, एक दिशा में चलने लगे। अब जब एक दिशा में चलने लगे तो जाहिर सी बात है इनकी वजह से करंट आएगा। क्या आएगा? करंट आएगा। ठीक। अगर हम तुमसे ये कहें कि इनकी वजह से जो करंट आया उसका मैग्नीट्यूड ये है, I बराबर Q अपान T। इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ इस वायर में, उसका मैग्नीट्यूड कितना? I बराबर Q अपान T, है ना। अब इस Q अपान T में Q को ही तो सॉल्व करना है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो बोलो करंट कैसे जाएगी? करंट ऐसे जाएगी यार। इसका मतलब इस वायर में जो करंट है वो ऐसे है। कोई समस्या नहीं है। ठीक। तो हमारा आंसर आ गया I बराबर Q अपान T। अगर हम तुमसे ये कहें, चूंकि मुझे VD के रिस्पेक्ट में निकालना है, हमें फार्मूला चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? VD के रिस्पेक्ट में। नॉर्मल अपने करंट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है I बराबर Q अपान T। इसी को सॉल्व करेंगे और हम यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो याद करो, अच्छा हम थोड़ी देर के लिए ये समझें कि T बराबर 0 पर, T बराबर 0 पर जो इलेक्ट्रॉन यहां थे वो वही इलेक्ट्रॉन तो T टाइम बाद यहां होंगे। नहीं आया क्या? ये बात हजम हुई कुछ? सपोज हमने कहा, देखो आप कुछ मत मानो, आप केवल ये 3 इलेक्ट्रॉन मान लो, है ना। ये राम श्याम मोहन जो भी है, ये 3 लोग हैं, और ये T टाइम जब 0 टाइम था तब ये यहां पर थे। कहां थे? इस वाले पॉइंट पर। और जब हमने इसमें सप्लाई लगा तो चूंकि ये चलने लगे, है ना, चूंकि ये चलने लगे, जब ये चलने लगे तो हमने कहा कि T टाइम बाद ये यहां आ गए। कहां आ गए? यहां पर, है ना। और T टाइम बाद जब ये यहां पर आए तो इन्होंने कोई ना कोई दूरी भी तय करी, तो वो दूरी कितनी तय करी यही तो लिखना है अपने को। तो आपने कभी ना कभी ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा यार, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, या ये कह लें विस्थापन बटे समय लगा लो, क्योंकि यहाँ पर वेग होगा, क्योंकि आपको याद होगा जो औसत चाल होती है वो 0 नहीं होती, जबकि विस्थापन 0 हो जाता है। सॉरी, वो औसत वेग 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेग। क्या लिखेंगे? वेग। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अगर हम तुमसे ये कहें जो इलेक्ट्रॉन 0 टाइम पर यहाँ थे, आफ्टर T टाइम वो यहाँ पर होंगे, तो उन्होंने कितनी दूरी तय करी, मींस कितना विस्थापन हुआ। तो विस्थापन बराबर फार्मूला बोलो क्या होता है? वेग इंटू समय। विस्थापन बराबर क्या? वेग इंटू समय। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। यहाँ पे हमने लिखा विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, है ना। वेग बोलो कितना है? VD, क्योंकि कितनी रफ्तार से जा रहे हैं?
जब तक सप्लाई नहीं लगाई गई थी तब तक ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहे थे, जिसको हमने ऊष्मीय वेग बोला था। जब हमने सप्लाई लगा दी तब ये अपवाह वेग के द्वारा चलने लगते हैं। अपवाह वेग की वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है और जिसको हम वीडी से लिखते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ चल के गए तो किसी ना किसी रफ्तार से चल के गए और उस रफ्तार का जो वैल्यू है वो कितना है, वीडी है। कितना है, वीडी। तो फिर बोलो ना क्या लिखें, विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, मीन्स वीडीटी। कोई दिक्कत तो नहीं। अरे वेग इंटू समय, ये निकला है विस्थापन, यानी यहां से जब ये यहां पहुंचे यानी इतनी दूरी का जो ये गैप है, विस्थापन है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वीडीटी। कितना है, वीडीटी। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब बात करें अगर इसके यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, टोटल तो ये नहीं है, टोटल तो कहीं इससे ज्यादा है। तो हमने कहा कि चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n है तो टोटल चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो टोटल चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। और प्रति एकांक आयतन में चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कुछ मान लिया जाए तो सपोज n मान लेते हैं। कितना मान लें, n। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू आयतन, इंटू आयतन। तो n इंटू आयतन, n इंटू आयतन। अब क्वेश्चन ये कि इसमें आयतन कहां से लाए, है ना। तो आयतन लिखने के लिए क्या करें, अब याद करें जब ये हमने चालक लिया था तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई एरिया भी रहा होगा। तो सपोज करते हैं अनुप्रस्थ काट का जो परिच्छेद एरिया है वो कितना है, कैपिटल ए। कितना है, कैपिटल ए। अब ध्यान से देखो तो क्या आयतन का जो यूनिट होता है वो 3 डायमेंशन होता है। कितना होता है, 3 डायमेंशन, मतलब वो मीटर क्यूब होता है। और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर हम मीटर स्क्वायर को इस डिस्प्लेसमेंट से गुणा कर दें, अरे क्षेत्रफल इंटू दूरी, तो क्या ये आयतन बन जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा यार। क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्या या मोटाई कह सकते हैं, क्या बन जाएगा, आयतन। तो क्षेत्रफल इंटू विस्थापन मीन्स आयतन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। क्या यहां तक समझ में आया, ठीक। अब बोलो क्या लिखें, n की वैल्यू n हो जाएगी इंटू क्षेत्रफल की वैल्यू a हो जाएगी और विस्थापन की वैल्यू ये हो जाएगी। तो VDT है ना, ये वाली वैल्यू को हम समीकरण 1 बना देते हैं, या हाँ चलो ठीक है 1 बना लेते हैं। n इंटू AVDT, n इंटू AVDT। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। या समीकरण ना भी बनाओ तो भी चलेगा। तो कैपिटल N की हमने वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान से देखो तो प्रत्येक पार्टिकल या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सपोज A है, चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन है तो सबका हमने मैग्नीट्यूड कितना मान लिया, E है ना। यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो E है। तो अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है तो N की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी, N की वैल्यू आ जाएगी, या हम बताएं इसको पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा क्यू में लिख देंगे, है ना। तो समीकरण 1 ये वाला मान कहां रख देते हैं, चल के आई में। तो आई को अगर हम दोबारा देखें ध्यान से तो क्या आई बराबर क्यू अपॉन टी लिखा है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। और क्यू का तुमने बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ रखा हुआ है, एन ई। क्या पढ़ा था, एन ई। सो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू बराबर एन ई, है ना, ये सॉरी एन ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुमने यहाँ पर क्या लिखा है, कैपिटल है ना। तो अब बोलो क्या लिखा है, आई बराबर, तो आई बराबर लिखा जाएगा एन ई अपॉन टी, एन ई अपॉन टी, जिसमें ई क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब अगर मैं एन की वैल्यू उठा के रख दे तो बोलो क्या आ जाएगी, एन ए वी डी टी। ये तो केवल कैपिटल एन की वैल्यू है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ई। तो बटे में बोलो क्या लिखेंगे, टी, है ना। टी से टी मर जाएगा यार। तो करंट का फॉर्मूला बोलो क्या आ गया, एन ई ए वी डी, जो कि यहाँ पे लिखा है एन ई ए वी डी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो किसी भी धात्विक चालक में जो इलेक्ट्रॉन करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है I बराबर एन ई ए वी डी। आई बराबर एन ई ए वी डी मतलब ये है कि जो करंट है वो वीडी के समानुपाती, वीडी मतलब अनुगमन वेग। यानी अगर हम इसका वैल्यू बढ़ाते जाएं, अगर हम तुमसे ये कहें किसी चालक में अनुगमन वेग को दोगुना कर दिया जाए, अनुगमन वेग को दोगुना कर दिया जाए तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो करंट भी दोगुनी हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। अब इसके आगे बात कर लेते हैं एक चीज और। क्या याद है, अभी अभी हमने धारा घनत्व पढ़ा है, क्या पढ़ा है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का भी VD के साथ संबंध निकाल लें। अभी अभी जो आपके सामने प्रूफ हुआ है वो है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये हेडिंग डाल करके इसको प्रूफ करना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध।
धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि धारा घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है J बराबर I अपान A, है ना। हम जानते हैं J बराबर I अपान A होता है। क्या होता है? J बराबर I अपान A। अब ध्यान से देखो, चूंकि मुझे J और VD में संबंध निकालना है तो I की वैल्यू उठाओ और वहां रख दो जा करके। तो फिर बोलो क्या लिखेंगे? NeAVD अपान A, ये सब किसके बराबर? J के। A से A मर जाएगा यार, तो J की वैल्यू आ जाएगी NeVD। NeVD मात्रक बोलो क्या आ जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो J भी VD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, यानी VD का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, और I बढ़ेगा तो फिर J भी बढ़ेगा। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे जैसे मौसम ठीक होता जाएगा क्लासें आपको रेगुलर और तगड़ी लंबी लंबी मिलेंगी, है ना। तो अभी शुरुआत करते थे, जितना इधर गर्मी में खींच लेंगे छोटी छोटी क्लासें करके उतना ही फायदा मिल जाएगा हमें आगे, है ना। तो कोशिश करेंगे जब अगस्त सितंबर आ जाएगा, जब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तो क्लासें और लंबी करेंगे, और लंबी क्लासों में थोड़ा लंबे से खींच देंगे। समझ में आ गया नहीं? तो अभी बस क्लासों में ऐसे ही मजे लेते रहिएगा और भी अपने साथियों को जोड़ते रहिएगा। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।